Good morning, student. Today we will discuss about a topic chemical reactions. देखिए केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने 11th और 9th और 10th क्लास के अंदर जो है काफ़ी स्टडी किया हुआ है, और यहाँ पर चूँकि हम स्टोइकियोमेट्री स्टडी करेंगे उससे पहले हमें केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। विदाउट बेसिक नॉलेज ऑफ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन हम जो उसकी स्टोइकियोमेट्री को अच्छी तरह से कंसिडर नहीं कर पाते, तो इसलिए हमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की स्टडी करना है। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो न्यू सब्सटेंसेस जो है न्यू प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड और प्रोडक्ट को राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है, इसके बीच में एरो का निशान, एरो का जो है साइन शो किया जाता है। दिस इज इंडिकेट दैट रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये सोडियम मेटल है और ये क्लोरीन है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, NaCl। तो इसके आगे जो है सोडियम के आगे हमने 2 लिखा है, क्लोरीन के आगे ओनली 1 है और NaCl के आगे 2 लिखा। तो दीज आर द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं अपन। देखिए यहाँ जो सोडियम मेटल होती है बहुत एक्सप्लोसिव और मोर रिएक्टिव मेटल है। जब ये ओपन इन्वायरमेंट में रखी जाती है तो फायर को कैच कर लेती है। मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये जो है बहुत ही जो है एक्सप्लोसिव और रिएक्टिव होने की वजह से इससे कुछ एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए इसको जो है इमर्ज इन केरोसिन ऑयल यानी केरोसिन ऑयल के अंदर इमर्ज करके रखा जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी एक टॉक्सिक और हैजार्डस गैस है। इसका यूज वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है। पहले वाटर का प्यूरिफिकेशन जो ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट से करते थे, लेकिन रिसेंट टाइम जो क्लोरीन को एज ए वाटर प्यूरीफायर यूज किया जा रहा है, और वो भी जो इसका एक अल्टरनेट है, बट हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए क्लोरीन क्या होती है, जब फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है इसमें तो डिकम्पोज होकर के फ्री रेडिकल बनाती है, और फ्री रेडिकल स्पीसीज जो है बहुत रिएक्टिव होती है। और ये जब जो वाटर के अंदर पैथोजेंस है, बैक्टीरियाज है, इंसेक्ट्स है, वो प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। जो फ्री रेडिकल जब यूनिसेलुलर पैथोजेंस की सेल वॉल के साथ जो है रिएक्ट करते हैं तो उनकी सेल वॉल डैमेज हो जाती है और पैथोजेंस जो है किल हो जाते हैं। तो ऐसे जो है वो मरकर नीचे सेडिमेंटेशन में चले जाते हैं और वाटर प्यूरीफाई हो जाता है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। लेकिन यहाँ पे NaCl जो है ये सोल्ट है और इट इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ आवर फूड, यानी हम इसको जो है हमारे भोजन का जो बेसिक पार्ट माना जाता है। इंपॉर्टेंट सॉलिड है, बहुत सारे यूजेज में काम में लिया जाता है। तो न्यू सब्सटेंस बना, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसके रिएक्टेंट से डिफरेंट है। नेक्स्ट H2 और O2 ये हाइड्रोजन दोनों ही गैसेज है, और यहाँ पर लिक्विड बनता है जो कि वाटर है, पोटेबल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, बहुत सारे पर्पजेज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो इन दोनों से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आती है केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखिए केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंसेज इन्वॉल्व इन इट इज नॉन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूलाज को सिंबल के थ्रू इंडिकेट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें कि जिंक मेटल जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करती है। तो इसको हम लैंग्वेज के रूप में जो है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज गिव्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ऐसा लिखते हैं। लेकिन इनके जो सिंबल अगर लिखें तो देखिए जिंक का होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, इज गिव्स टू ZnSO4 सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन को H2। तो ये जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन जो है 2 टाइप्स की होती है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, देखिए ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स। देखिए किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं,
तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ ईच एटम ऑफ एलिमेंट यदि बैलेंस हो तो उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो है ये नेचुरली बैलेंस होती है। देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है कि सोडियम ऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए यहाँ पर Na2O + CO2 इज टू NO2CO3। एक एक एलिमेंट को देखना, अब सोडियम यहाँ पर कितना 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही है। यहाँ पर कार्बन कितना 1 तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है। यहाँ ऑक्सीजन कितना 3 है तो 2 और 1 ये 3। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है, नेचुरली बैलेंस है। तो इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। एक और देखिए नेक्स्ट, जिंक + H2SO4 इज टू ZnSO4 + H2। ये भी क्या है, नेचुरल बैलेंस है। जिंक इधर अकेला है तो इधर भी अकेला। इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2 है तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी 2 ही है। यहाँ पर सल्फर अकेला है तो इधर भी सल्फर अकेला। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन भी 4, ये भी नेचुरली बैलेंस है। ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होती है उनको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब नेक्स्ट आती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के इक्वल नहीं होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है, आयरन जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। देखिए यहाँ पर आयरन 1 है और यहाँ पर आयरन पार्टिकल्स कितने हैं 2 है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 3 है। तो ये रिएक्शन जो है पूरी की पूरी रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए प्रीवियस क्लासेस के अंदर 9th और 10th के अंदर आपने बहुत सारे मेथड्स पढ़े हैं। कॉलम मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, इरन एंड ट्रायल मेथड है। ये बहुत सारे मेथड्स आप जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए प्रीवियस क्लासेस के अंदर स्टडी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत एलिमेंट्री आइडिया अबाउट द बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन वी आर गोइंग टू टेक हियर। देखिए द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स इक्वल ऑन बोथ द साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट यदि बोथ साइड इक्वल हो तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देयर आर 2 मेथड्स टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। हमारे यहाँ पर जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के 2 मेथड्स होते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि आप 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसको हम जो है नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका कोई यूजेस नहीं है। देखिए सेकेंड ट्रायल एंड एरर मेथड, ये आपके सिलेबस में भी है और इसकी थ्योरी नहीं आती, इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करना सीखेंगे। देखिए हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक लॉ दिया गया था, लेकिन इन रिसेंट टाइम जब आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया तो उसमें से उस लॉ को हटा दिया गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या कहता है, सबसे पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास a balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both sides of the equation. Number of atoms of each element has the same number of atoms of each element on both sides the equation. यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर्स ऑफ एटम्स है उनकी ईच एलिमेंट के नंबर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ऐसी केमिकल रिएक्शन को जो है क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन माना जाता है। देखिए किसी भी रिएक्शन के अंदर जो है हम बात करें कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मास ऑफ एनी सब्सटेंस नॉट क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो मास है उसको न तो क्रिएटेड किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉयड किया जा सकता। मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच आर प्रेजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज कंजर्व। यानी क्या होता है, उसका जो मास है वो ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है, इसलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं। देखिए अपने पास सपोज मेरे पास है एक रिएक्शन लिख करके देखते हैं अपन। यहाँ पर ये रिएक्शन है
कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर के क्या देती है, CO2। देखते हैं इस रिएक्शन में, तो इसका जो मास कितना होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42 ग्राम हो रहा है। ठीक है, ऐसे यदि बात करें तो कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 2 × 16 कर दिया तो 12 + 32, तो इसका मास कितना हो जाएगा 44 ग्राम। तो 44 ग्राम ही रिएक्टेंट में आ रहा, और प्रोडक्ट में आ रहा, और 44 जो है ग्राम किस में आ रहा है, रिएक्टेंट में आ रहा। तो ऐसी जो रिएक्शन होती है उसका मास ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ये डेस्ट्रॉयड नहीं होता है, इसको क्रिएटेड भी नहीं किया जा सकता। इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं होंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है, और ऐसी केमिकल रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होती। देखिए अपने पास एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट अस टेक द रिएक्शन ऑफ फ्यू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑक्साइड्स। देखिए कोई भी मेटल है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करे या मेटल के साथ रिएक्शन करे, वो क्या होती है, उससे जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है। पहले मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन देखते हैं अपन। देखिए ये आयरन जो कि अपन ने ऊपर लिया था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, Fe2O3। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर इस रिएक्शन को बैलेंस किया हमने 2Fe2O3, तो 4 क्या हो गया, आयरन हो गया, तो हमने यहाँ पर 4 लगा दिया। ये दिस इज़ द स्टेट ऑफ मेटल, क्योंकि सारी मेटल जो सॉलिड स्टेट में होती है तो वो लिखा। ऑक्सीजन जो है गैस, ये क्या है, गैस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जब ये रिएक्शन जो है इसके आगे 4 लगा दिया, अब इसको देखो 2:3 तो 6 ऑक्सीजन, तो हमने इसके आगे लगा दिया, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ऐसे ही Mg + O2 MgO बनता है, तो 2 आगे लगाओगे, इसके भी आगे 2 लगाओगे, पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे फास्फोरस है, ये नॉन मेटल है, कार्बन भी नॉन मेटल है, और ये सल्फर भी नॉन मेटल है। सबसे पहले अपन जो है फास्फोरस की देखते हैं। फास्फोरस में देखिए P4 यानी सॉलिड स्टेट में है, और O2 गैस स्टेट में है, और ये P4O10 बनाते हैं। 10 ऑक्सीजन है, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो P4O10 आपका जो कंपाउंड बन जाता है। ये ऑक्साइड है, सॉलिड स्टेट में होता है। कार्बन की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, तो C + O2 gives to CO2, ये नेचुरल बैलेंस है। S + O2 तो SO2। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर कॉपर की जो रिएक्शन हो रही है, देखिए Cu + O2 तो CuO, लेकिन यहाँ पर O2 ऑक्सीजन थी, यहाँ 1 था, तो हमने इसको बैलेंस कर दिया, पूरी रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से आपने जो है यहाँ पर 2 लगाते ही 2 कॉपर बन गया, 2 ऑक्सीजन बन गया, तो ऑक्सीजन 2 हो गए, लेकिन कॉपर 1 था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। इस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप जो है क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास सेकंड एग्जांपल आता है, और यही आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसी को ज़्यादा लर्न करना है। वो उधर जो एग्जांपल दिया था 1 वो इतना इफेक्टिव नहीं है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपके। देखिए लेट अस टेक कंबशन ऑफ प्रोपेन, और प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी बैलेंस इन फॉलोइंग स्टेप्स। ये जो कंबशन ऑफ प्रोपेन है, इस रिएक्शन को हम बहुत सारी स्टेप को यूज करके क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब भी कंबशन होता है, तो कंबशन जब भी होता है तो उसमें 2 बात होती है कि कंबशन एक तो 2 टाइप्स होता है, तो होता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन में क्या होगा कि जितना भी कार्बन उस कंपाउंड में वो तो चला जाएगा CO2 में, और जितना भी हाइड्रोजन वो चला जाएगा H2। ठीक है, दूसरी बात इनकम्प्लीट कंबशन, ये था कंप्लीट कंबशन में कार्बन टोटल किस में जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन टोटल किस में जाएगा, H2 में। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें, इनकम्प्लीट कंबशन की बात करें, तो इनकम्प्लीट कंबशन में कार्बन बनाता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बनाता है, और हाइड्रोजन जो होता है वो बनाता है H2O। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि कंप्लीट कंबशन में टोटल कार्बन ऑफ कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है,
CO2 में कन्वर्ट होता है और टोटल हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, H2O में। ठीक है, ऐसे ही जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो कार्बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड में और हाइड्रोजन जाता है H2O में। अब देखते हैं यहाँ पर अपना जो मेन एग्जाम्पल है कंबसन ऑफ प्रोपेन। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 देखते हैं, राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले देखिए आप कंबसन किसका करा रहे हैं, प्रोपेन का करा रहे हैं। किसमें कंबसन किसमें होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्टेंट हो गया। अब जब हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, कंप्लीट कंबसन होगा। तो कंप्लीट कंबसन होगा तो कार्बन किस में जाएगा, CO2 में, और हाइड्रोजन किस में जाएगा, H2। तो हमने क्या लिखा, प्रोडक्ट भी लिख लिए, देखो CO2 गैस और H2Al। अब देखिए यहाँ पर कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर CO2 तो कार्बन 1 हो गया, CO2 गैस H2O। तो ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, अनबैलेंस। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टेप सेकंड में चलिए, बैलेंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर प्रोपेन में कार्बन कितने हैं, 3 है ना, 3 है। इसके बाद रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 है। तो हमने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 3 CO2। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 3 × 2 6 और 7 ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन फिर भी क्या है, अनबैलेंस। ठीक है, अब क्या करना आपको, स्टेप 3 में बैलेंस द नंबर ऑफ H एटम। आपको हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो देखिए यहाँ पर C3H8 हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। तो हम इसको डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन को, तो 4H2O कर दिया। अब देखते हैं C3H8 गैस O2G, 3CO2G + 4H2O लिक्विड। अब देखते हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, देखिए 3 × 2 तो 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ, तो यानी 10 ऑक्सीजन हो रहे हैं, यानी रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। अब क्या करना पड़ेगा, 4th स्टेप में जाएंगे, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो C3H8 प्लस अपन ने यहाँ पर देखा कि यहाँ 10 हो रहे थे, तो हमने डायरेक्ट इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया O2 को, तो 5O2। तो अब देखना C3O2 + 4H2 लिक्विड। अब देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हुआ कि नहीं। देखिए 3CO2 तो 6, 3 × 2 तो 6O2, फिर हो गया 4 तो 10 हो गया। तो ये क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन आपकी कंप्लीट होगी। ऐसे ही आपको हर इक्वेशन को जो क्या करना है, बैलेंस करना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है आपके कंबसन ऑफ मीथेन है। तो अब डायरेक्ट क्या करना आपको, CH4 + O2 तो CO2 डायरेक्ट रिएक्शन को डायरेक्ट बैलेंस करना। अभी इतने स्टेप नहीं लिखने, जब लिखने की बात आती है तब वहीं एक एग्जांपल से मैंने समझा दिया। देखिए आपको सबसे पहले कार्बन बैलेंस करना है, तो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। हाइड्रोजन कितने, 4 है, 2 से कर दो इसको, तो ये 5 हाइड्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 और 1, यानी 2 इधर है और 2 इधर है, तो 4 ऑक्सीजन तो 2 से बैलेंस कर दिया, तो डायरेक्ट इक्वेशन बैलेंस हो गई। एक और दे देते हैं, कंबसन ऑफ ग्लूकोज। देखिए C6H12O6 + O2, तो CO2 + H2O लिख लिया पहले। अब देखिए कार्बन कितना, 6, तो मैंने 6 से कर दिया, तो 6 × 2 12 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन देखते हैं अपन, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 2 8 हो रहा है, बैलेंस एक नहीं है। देखते हैं 6 × 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन 12 हो रहा, तो मैंने 6 से लगा दिया इसको, 6H2O। अब देखते हैं ऑक्सीजन, तो 6 × 2 तो 12 + 6 ऑक्सीजन 68 18 हो गए, सॉरी 18 हो गए। अब देखिए यहाँ पर 6 × 2 तो 12 + 6 18 हो गए, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। इससे जो है पूरी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, आपकी बैलेंस हो जाती है। अच्छी तरह से देख लीजिए, C6H12O6 + 6O2 = 6CO2 गैस + 6H2O लिक्विड। ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं और ये रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है। इसके बाद जो है आपको स्टाइक्योमेट्री क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। देखिए स्टाइक्योमेट्री क्या है, स्टाइक्योमेट्री के बारे में बात करते हैं अपन कि स्टाइक्योमेट्री क्या होती है। स्टाइक्योमेट्री क्या है, इसके बारे में बात करें। स्टाइक्योमेट्री को जो है एक केमिस्ट्री की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with quantitative relationship between amounts of reactant and products in a balanced chemical equation is called as stoichiometry। यानी
केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच जो रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट है उसको क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ अमाउंट है उसको रिप्रेजेंट करने का जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री। स्टाइकियोमेट्री ग्रीक वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। स्टाइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी यदि हम दोनों को मिलाकर के मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टाइकियोमेट्री कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कंबशन ऑफ मीथेन वापस मैंने लिया। देखिए CH4 गैस प्लस 2O2 G इज गिव्स टू CO2 प्लस 2H2, ये रिएक्शन है। यहाँ पर मीथेन और ऑक्सीजन तो क्या है, रिएक्टेंट है। CO2 प्लस H2 क्या है, रिएक्टेंट है। अब ये पूछा जाए कि आपसे इसका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, तो मीथेन जो है 1 है, ऑक्सीजन 2 है और कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और वाटर जो है 2 है। अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में पूछे तो मीथेन 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन 1 मॉलिक्यूल है और वाटर जो है 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद यदि मोल की फॉर्म में पूछे तो देखिए मीथेन 1 मोल, O2 1 मोल, CO2 1 मोल और वाटर 1 मोल। फिर आपसे ml की फॉर्म में पूछे तो 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2O। यदि लीटर में पूछा जाए तो आप जानते हैं कि STP और NTP पे किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए एक ही मोल है तो ये क्या हो जाएगा, 22.4 लीटर जो है मीथेन होगा। इसके बाद 2 मोल है तो 2 × 22.4 लीटर जो है ऑक्सीजन होगा। इसके बाद 1 मोल CO2 है तो हमने यहाँ लिखा 22.4 लीटर जो है CO2 है और 2 मोल जो है क्या है, वाटर है तो 2 × 22.4 लीटर क्या हो जाएगा, आपका वाटर हो जाएगा। अब यदि इसकी जो मास की फॉर्म में पूछे कि मीथेन कितना ग्राम है, ऑक्सीजन कितना ग्राम है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम है और वाटर की कितनी अमाउंट है, तो इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, 12 + 4 यानी 16 ग्राम क्या हो जाएगा, आपका मीथेन हो गया। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन के 2 मोल है और 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 तो 32 और 32 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप किसे 2 से, यानी 64 ग्राम कौन है, इसमें ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद देखिए 12 + O2 है ना, 12 प्लस ऑक्सीजन का जो मास है उसको काउंट करना अपन को, तो 12 तो होता है कार्बन का और 2 × 63 तो 32 + 12 कितना हो जाए, 44 ग्राम CO2 इस रिएक्शन में प्रेजेंट है। इसके बाद देखिए 1H2 मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो 18 होता है, तो यहाँ पर 2 है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 36 ग्राम कौन है इसमें प्रेजेंट होगा, आपके कौन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आपका वाटर। इस प्रकार जो है इसकी स्टाइकियोमेट्री देखने। अब देखिए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टाइकियोमेट्री, स्टाइकियोमेट्री पर बेस्ड कैलकुलेशन का एक न्यूमेरिकल जो है आपके रिएक्शन में आएगा, इसीलिए अपन ने इसको पढ़ा है। देखिए क्वेश्चन व्हेन 56 ग्राम N2 रिएक्ट विथ 12 ग्राम H2 देन फाइंड मास ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP और टोटल एटम इन फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन किसके साथ रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन के साथ, तो अपने लिखा है N2 + H2 और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने पे वेल नोन एग्जांपल है ये, तो क्या बनता है अमोनिया, तो अपने लिख दिया NH3। देखिए अब इसको बैलेंस कर दिया अपन ने, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो 2 से कर दिया तो 2NH3 तो 6 हाइड्रोजन हो गया, तो मैंने 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपसे पूछे कि यहाँ पर इसकी स्टाइकियोमेट्री कितनी, तो नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन की स्टाइकियोमेट्री 3 है और अमोनिया की 2 है। अब देखिए आपको मोल्स पता करना है, जो कि पूछा नहीं है। मोल्स कैसे पता करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन पता करना है, तो 56 तो आपको गिवन है, 28 कितना होता है नाइट्रोजन का, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 2 मोल कौन आ गया, आपका नाइट्रोजन आ गया। इसके बाद मोल्स ऑफ हाइड्रोजन तो 12/2, 6 मोल कौन आ गया, हाइड्रोजन। इसके बाद मोल्स ऑफ अमोनिया तो 68 ग्राम अमोनिया होता है और 68 ग्राम को 17 मोलर मास ऑफ NH3 से डिवाइड करोगे तो 4 मोल क्या आ जाएगा, आपका अमोनिया आ जाएगा। मास ऑफ NH3, तो मास पता करने के लिए क्या, मास कौन सा, गिवन मास, ये तो मोलर मास है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो W पता करना है, यानी गिवन मास पता करना है। तो गिवन मास तो दिए ही नहीं आपको, तो आपको N × कैपिटल M करोगे तो W = N × कैपिटल M। देखिए मोल कितने आए थे अमोनिया के, 4 और मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, 17, तो दोनों से मल्टी 68 ग्राम कौन हो जाएगा, आपकी अमोनिया
आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP देखिए N इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। अब देखिए आपको क्या करना, पता करना है, वॉल्यूम पता करना है, इसे मल्टीप्लाई कर दे N इंटू 22.4 लीटर, N4 89.6 लीटर क्या आ गया आपके जो है वॉल्यूम ऑफ अमोनिया आ गया 8 STP। इसके बाद टोटल नंबर इन फाइनल प्रोडक्ट कौन है, फाइनल प्रोडक्ट है आपका अमोनिया। ये अब इसको में देखने हैं आपको, देखिए यहाँ पर चलते हैं अपन N इजिकल टू कैपिटल N अपॉन N है, अपने पास पहले फॉर्मूला आ गया, मैंने आपको पढ़ाया ये। देखिए आपको कैपिटल N पता करना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट है, टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट पता करने के लिए आपको जो है इस मोल से इसको अवगाद्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना। तो कैपिटल N इजिकल टू N है, स्मॉल n इंटू N है, और यहाँ पर ये 4 भी लिखा मैंने। देखिए बेटा क्या है ये 4, एक यहाँ तो ये तो नंबर ऑफ मोल 4 लिख दिया, और ये जो 4 लिखे सेकंड वाले, देखिए यहाँ पर एक तो नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, तो 1 + 3 तो ये 4 लिखा मैंने यहाँ पर, और Na से कर दिया तो 16 Na मोल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इन फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 16 Na आ जाएगा। यदि Na को भी वैल्यू रख दोगे तो पूरा का पूरा जो है इसका इंटीजर नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। ऐसे आपको जो है स्टाइकियोमेट्री देखनी है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको पहले रिएक्शन लिखिए, इसको स्टाइकियोमेट्री बैलेंस कीजिए, फिर उसको नंबर स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट लिखने के बाद इसके मोल्स फाइंड आउट कीजिए, फिर जो भी कोई इन्फॉर्मेशन उस क्वेश्चन के अंदर दी गई है उसको आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम अपन मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन स्टडी करेंगे, इसलिए इसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना। इसके बाद आपको जो है कोई प्रॉब्लम आएगी, मोल कंसेप्ट और जो है केमिकल रिएक्शन देखेंगे अपन, वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद आपका ये चैप्टर शायद लगभग फिनिश हो जाएगा। थैंक यू ऑल।